हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका फिर से विकास क्लासेस के अंदर। तो अभी हमको पता ही होगा कि हम प्याजे की थ्योरीज डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने सेकेंड स्टेज किया था प्याजे का, जिसका नाम था आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें हम तुम्हें बताते कि बच्चा इसके अंदर एनिमिज्म बच्चे में होता है, बच्चा क्या नाम है इगोसेंट्रिज्म बिहेवियर दिखाता है और बच्चे के अंदर इलॉजिकल थिंकिंग ज्यादा होती है। बच्चा किसी चीज के बारे में लॉजिकली सोचना उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग की एबिलिटी उसके अंदर नहीं पाई जाती और बच्चा चीजों के बीच में डिफरेंशिएट करने में या क्लासिफिकेट करने में बच्चा क्या होता है, कमजोर होता है। ठीक है, तो अब जो हमारी थर्ड स्टेज है उसका नाम है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, इसको कहते हैं हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और इसकी जो आयु प्याजे ने कही थी वो कही थी 2 to 7 ईयर। ठीक है, तो ये जो हमारी स्टेज होती है वो 2 to 7 ईयर की होती है। सॉरी 2 to 7, इसको हम, ये हमारी थर्ड स्टेज है, ये जो स्टेज होती है वो 7 to 11 ईयर की होती है। ठीक है, तो ये स्टेज 7 to 11 ईयर का होता है। तो आपको मैं बता दूं, मैं ये जो स्टेज है, ये स्टेज प्रीवियस जो स्टेज हमने पढ़ा है, जो चीजें आपने प्रीवियस स्टेज के अंदर नहीं देखी थी वो इसके अंदर डेवलप हो जाती है और जो उस स्टेज में था इस स्टेज में वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, और ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर आप ये कह सकते हो कि ये स्टेज जो होती है वो थिंकिंग स्टेज होती है। और आपको मैं बता दूं, ये जो 7 to 11 ईयर की जो एज होती है ये स्टेज हमारी बेसिकली लेटर चाइल्डहुड की होती है, उत्तर बाल्यकाल की होती है। यानी बच्चा इस एज के अंदर लॉजिकली चीजों के बारे में सोचना समझना शुरू कर देता है। तब ये कह सकते हो कि थिंकिंग जो डेवलपमेंट की स्टेज होगी वो आपकी ये वाली होती है। ठीक है, लेकिन पहले हम स्टार्ट करेंगे, हमने पिछले जो स्टेज में पढ़ा था कि बच्चे के अंदर ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है। ट्रांसडक्टिव मतलब बच्चा ये लॉजिकली सोचता है, लेकिन इसमें बच्चा जो है वो चीजों के बारे में लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, और बच्चे के अंदर कॉन्क्रीट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। तो आप ये पहला स्टेज में क्या लिखेंगे कि बच्चे के अंदर कॉन्क्रीट थिंकिंग आ जाती है स्टेज के अंदर, जिसको हम कहते हैं मूर्त चिंतन। ठीक है, तो मूर्त चिंतन क्या होता है इसके बारे में आपको पता ही होगा। देखो, दो प्रकार के चिंतन हमारे होते हैं, एक होता है मूर्त, एक होता है अमूर्त। ठीक है, कॉन्क्रीट, और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट। और बच्चे की जो थिंकिंग डेवलप होती है वो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, कॉन्क्रीट मतलब होता है जो बच्चा देखकर उसके बारे में विचार बनाए। ठीक है, बच्चा अपने आप कोई चीज के बारे में नहीं सोच पाता, लेकिन उसको वस्तु को देख लेता है तो वस्तु को देखने के बाद उसके बारे में विचार आने शुरू हो जाते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है जब बच्चा इमेजिनेशन करना शुरू कर दे। तो इमेजिनेशन बच्चा कब करेगा, जब वस्तु को वो देखेगा या समझेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर बच्चे को आप किसी चीज के बारे में बता रहे हो, जैसे कि अर्थ के बारे में बता रहे हो कि अर्थ हमारा गोल होता है, तो अर्थ बच्चा नहीं समझ में आएगा उसको कि अर्थ क्या होता है या गोल किस प्रकार की चीजें होती है। लेकिन अगर उसको ग्लोब दिखा देते हैं तो ग्लोब को दिखाए कहेंगे कि भाई ये अर्थ है, तो उसके माइंड में अर्थ का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है और ग्लोब कैसा दिखता है या गोल कैसा होता है उसके माइंड में आ जाता है। यानी कि बच्चे ने चीजों के बारे में समझ लिया, बट कैसे समझा, वो ऑब्जेक्ट को देखने के बाद। तो लॉजिकल कॉन्क्रीट थिंकिंग वो होती है जो बच्चा देखकर सोचता है। ठीक है, या देखकर उसके माइंड में जो थिंकिंग या क्या नाम कॉन्सेप्ट बनता है उसे हम कॉन्क्रीट कहते हैं। तो इस वाले स्टेज में बच्चा कॉन्क्रीट थिंकिंग ज्यादा करता है, और इससे अगली वाली जो हम नेक्स्ट स्टेज पढ़ेंगे उसके अंदर बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना शुरू कर देता है। तो कॉन्क्रीट मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन या विजुअलाइज्ड जो थिंकिंग होती है। यानी कि बच्चा जो भी देखकर सोचता है, जो भी उसकी दृश्यात्मक सोच होती है, देखकर जो बच्चा सोचता है, उस सभी को हम क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट थिंकिंग कहते हैं। ठीक है, सेकेंड हमने लास्ट स्टेज में हमने ये पढ़ा था कि बच्चे के अंदर एनिमिज्म की एबिलिटी होती है। एनिमिज्म मतलब कि बच्चा जब निर्जीव को भी सजीव माने। ठीक है, यानी कि नॉन लिविंग को भी वो क्या समझता था, लिविंग। बट स्टेज में आने के बाद बच्चे में एनिमिज्म जो होता है वो रिमूव हो जाता है। अब ये लिख सकते हैं एनिमिज्म रिमूव्ड। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बच्चे में जीववाद की समाप्ति हो जाती है। बच्चा इतना बड़ा हो चुका है कि उसे निर्जीव और सजीव के बीच में अंतर समझ में आ जाता है। ठीक है, तो सेकंड क्या आपने लिखा कि एनिमिज्म की प्रवृत्ति होती है, एनिमिज्म थोड़ी रिमूव हो जाता है, यानी कि जीववाद की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। तो आप लिख सकते हैं कि बच्चे में जीववाद की क्या हो जाती है,
समाप्ति हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, उसमें हमने ये पढ़ा था कि बच्चे की जो बच्चे के जो उसके थॉट्स होते हैं वो इगोसेंट्रिक होते हैं, या बच्चे अपने विचार को ही मान्यता देता है, या जो वो सोचता है, जो वो समझता है, उसी को सही मानता है। ठीक है, लेकिन इस स्टेज में आते आते बच्चे की जो इगोसेंट्रिज्म जो होती है वो खत्म हो जाती है। अब ये कह सकते हो कि बच्चा की जो इगोसेंट्रिज्म है, इगोसेंट्रिज्म चेंज्ड हो जाता है, इट हैज बीन चेंज्ड इन ग्रुप बेस्ड, यानी कि बच्चे का जो अहम केंद्रवाद था वो समूह केंद्रित हो जाता है, यानी कि अब बच्चा अपनी बातों को दूसरे के साथ शेयर करना या बातों को कहना या अपने विचारों को बताने के लिए तैयार रहता है। तो उस वाली स्टेज में हमने इगोसेंट्रिज्म पढ़ा था। इस वाली स्टेज में जो इगोसेंट्रिज्म है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है, किसमें, ग्रुप बेस्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा था कि उस स्टेज के अंदर बच्चा सेंट्रलाइज्ड होता है, या बच्चा एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित रहता है, या बच्चा कोई चीज बड़ी देखता है या जो चीज ज्यादा होती है उसी को मान्यता देता है। यानी कि बच्चे के अंदर क्लासिफिकेट करने की या चीजों को बराबर भागों में बांटने की एबिलिटीज नहीं होती है। जैसे मैं आपको ग्लास वाला एग्जांपल दिया था। बट स्टेज में आते आते जैसे कि बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, तो बच्चे इस एज के अंदर उसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन की एबिलिटी डेवलप हो जाती है। डिसेंट्रलाइजेशन की एबिलिटी आप कह सकते हैं, या आप ये लिख सकते हैं आपका कंजर्वेशन बच्चे में डेवलप हो जाता है। संरक्षण का विकास, यानी कि बच्चा अब इक्वली चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, क्वांटिटी के अंदर, क्वालिटी के अंदर, मात्रा गुण के अंदर बच्चा वस्तुओं को या चीजों को बांटना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि बच्चा इस चीज के अंदर क्लासिफिकेशन करने लग जाता है। तो बच्चे में क्लासिफिकेशन एबिलिटी जो होती है, यानी कि वर्गीकरण करने की जो योग्यता होती है, उसका विकास बच्चा इस चीज के अंदर कर लेता है। ठीक है, तो बच्चा क्लासिफिकेट कर पा रहा है, चीजों को इक्वली बांटने में सफल रहता है। ठीक है, साथ साथ में इस एज के अंदर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करना भी शुरू कर देता है। लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो कि बच्चे के अंदर तार्किक चिंतन का विकास हो जाता है। हर एक चीज में आप देख रहे हो कि बच्चे में थिंकिंग आ गई है, और थिंकिंग यहाँ पर लॉजिकल होती है। अब वो ये नहीं कहेगा कि भाई बारिश क्यों हो रही है, क्योंकि धूप नहीं उगी हुई है। कुछ जो इलॉजिकल बातें होती हैं वो बच्चा इस एज में नहीं करता। बच्चा जो भी कुछ बताएगा उसके पीछे कोई फैक्ट या लॉजिक होता है। ठीक है, तो बच्चा इस एज के अंदर लॉजिकल थिंकिंग करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। ठीक है, 7th जो पॉइंट है इसका, आप ये भी कह सकते हैं कि बच्चा इस एज के अंदर, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी चुका है कि बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो इस एज में बच्चे में आ जाती है कॉज और इफेक्ट की एबिलिटी। कॉज एंड इफेक्ट, अब ये कह सकते हो कारक एवं उसका परिणाम। बच्चा कोई चीज के पीछे क्या कारक है, क्या कॉज है उसके पीछे, और उसका क्या परिणाम हो सकता है, इसके बारे में बच्चा चीजों में बता सकता है। जैसे कि आपको हमने देखा होगा कि बच्चे ये कहते हैं कि मम्मी जो है, या जब कोई कपड़ा धोता है या कोई भी कुछ चीज कपड़े धोने के बाद उसको हम सुखाने के लिए रखते हैं, तो उसको पता है कि गर्मी में ये धूप पड़ती है, धूप से क्या होता है कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो बच्चा लॉजिक देता है कि मम्मी इसको मैं धूप में सुखा देता हूँ, धूप में रख देता हूँ, क्योंकि धूप में गर्मी ज्यादा होती है, धूप ज्यादा होती है, उससे कपड़े जल्दी सूख सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ आप देखा होगा ऐसे कि बच्चे को पता रहता है कि एग्जाम हमें अगर पास करना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चा कहता है कि हमें वर्क हार्ड करना चाहिए, अगर वर्क हार्ड नहीं करेंगे तो हम एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं। तो अब ये कह सकते हो कि बच्चे के अंदर कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि कारक और परिणाम बच्चे में डेवलप हो जाता है। ठीक है, आपको बता दूं मैं इस कॉज एंड इफेक्ट में काफी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, और एक साइकिल वाला एग्जाम्पल सीटेट में पूछा गया था कि एक बच्चा साइकिल चलाते हुए कहता है कि आप साइकिल तेज नहीं चलाओगे तो आप रेस हार सकते हो। तो उसे पता है कि अगर ये काम हुआ, अगर हमने साइकिल तेज नहीं चलाई तो हम रेस हार जाएंगे, और रेस हार जाएंगे तो फिर हम पोजीशन को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो उसको पता है कि अगर मुझे ऐसा करना है तो ऐसा करने में इसके पीछे लॉजिक क्या है या इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, तो इस एज में बच्चा जो होता है वो उसके पीछे क्या कारण है और उसका क्या परिणाम हो सकता है, इसके बारे में वह बता सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कॉज एंड इफेक्ट की एबिलिटी बच्चे के अंदर आ जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंटर एक और है कि बच्चा इस एज के अंदर कोई भी चीज सीक्वेंस से सोचना शुरू कर देता है। यानी आप ये कह सकते हो कि बच्चे के अंदर सीरीज की एबिलिटी, सीरिएशन आप कह सकते हो, यानी कि कोई भी चीज क्रमिक रूप से रखने की एबिलिटी आ जाती है। क्रमिक मतलब क्या होता है कि उसे पता है कि पहले क्या रखना है मुझे, उसके ऊपर, यानी कि उसको कैसे, जैसे आपने देखा होगा छोटा सबसे पहले आता है, उसके बाद उससे बड़ा आता है, उसके बाद उससे बड़ा होता है। ठीक है, तो बच्चे को पता है कि छोटे से बड़े के रूप में कैसे रखना है या बड़े से छोटे के रूप में कैसे रखना है। तो बच्चे के अंदर सीरिएशन की एबिलिटी आप ये कह सकते हो, यानी कि बच्चा उसको क्रमिक रूप से क्या कर सकता है, रखने की योग्यता उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, और एक और एबिलिटी होती है जिसको हम ट्रांजिटिव एबिलिटी बोलते हैं। आप इसी में ये पॉइंट लिख सकते हो कि सीरीज डेवलप करने की योग्यता, यानी कि बच्चे के अंदर सीरीज में कोई चीज अपनी आ जाती है। ठीक है, तो इसमें काफी पॉइंट आपने देखे। बच्चे में एनिमिज्म रिमूव हो जाता है, बच्चा कॉन्क्रीट थिंकिंग करता है जिसको हम वस्तुपरक चिंतन कहते हैं। बच्चे के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि बच्चा दो चीज के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकता है, उसके बारे में बता सकता है। साथ साथ बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करता है, कॉजेज एंड इफेक्ट, क्या कारण है, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, उसके बारे में बच्चा बता सकता है। ठीक है, तो आपने काफी चीजें इसके अंदर आपने सीख ली। तो मिला जुला के ये स्टेज जो होती है वो कॉन्क्रीट डेवलपमेंट की स्टेज होती है या थिंकिंग की एज आप कह सकते हो, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग शुरू हो जाती है और जो भी रीजन देता है उस रीजन के पीछे एक थिंकिंग छुपी हुई होती है, एक कारक छुपा हुआ होता है। ठीक है बच्चों, तो थर्ड स्टेज हमने आज यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और नेक्स्ट हम फोर्थ स्टेज की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप यहाँ तक अभी आप कर लीजिए, ठीक है, यहाँ तक कवर कर लीजिए और आगे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर आपने अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें ताकि आपको यूजफुल वीडियोस मिलती रहें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।